नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने लास्ट करंट अफेयर की क्लास में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया था, आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी संभावना है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की। और देखिए, जो बच्चे नए हैं, जो आज पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, जो अभी तक जितनी भी करंट अफेयर की रिवीजन सेशन की क्लास आपकी ली गई है उसकी जो है वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जा करके बाकी के अभी तक की जो भी क्लासेस जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है उनको आप देख लीजिए। इससे आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है रिवीजन हो जाएंगी, जो कि आपके पिछले दिनों में चर्चा में थी और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आइए दोस्तों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और सेशन को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। जो दोस्त आपके एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उन्हें शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2023 में तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जितनी भी चीजें एक्सपोर्ट की गई हैं उसमें जो है तमिलनाडु जो है पहले स्थान पे रहा है, जिससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों का एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, ठीक है, जिसको हमने क्या करते हैं, एक तरीके से निर्यात किया है। ठीक है, यानी कि दूसरे देशों में या फिर दूसरी जगहों पे उसने इलेक्ट्रॉनिक चीजों से संबंधित जो वस्तुएं थी उसको उसने भेजा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से जो है राज्य सबसे शीर्ष पर है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में जो डेटा जारी किया गया है उसमें पहले स्थान पे दोस्तों तमिलनाडु और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पहले ही बात कर लेते हैं, तीसरे स्थान पे कर्नाटक आता है और महाराष्ट्र का दोस्तों चौथा स्थान आता है, जो पिछले वर्ष जो है तीसरे स्थान पे था। तो यहाँ पे 2022 का डेटा भी हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, पिछले वर्ष जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के मामले में दोस्तों कर्नाटक जो है पहले स्थान पे था और कर्नाटक को तमिलनाडु ने पीछे करते हुए 2023 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में वो पहले स्थान पे आ जाता है। उत्तर प्रदेश दोस्तों पिछले वर्ष भी दूसरे स्थान पे था, इस वर्ष भी दूसरे स्थान पे। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र जो कि चौथे स्थान पे था वो तीसरे स्थान पे आ गया। सबसे बड़ी छलांग लगाई दोस्तों तमिलनाडु ने, जो कि चौथे स्थान से इस वर्ष क्या आ गया दोस्तों, पहले स्थान पे आ गया। तो इस वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर था दोस्तों 2023, उसके लिए जो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्यात से संबंधित कुछ आंकड़े जारी किए हैं और उसमें यह बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जो प्रमुख निर्यातक बन के उभरा है दोस्तों इस साल, वो बनकर उभरा है तमिलनाडु। जिससे देखा जाए कितने जो है लगभग बिलियन डॉलर का, तो यहाँ 5.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, ठीक है, एक निर्यात किया है, जो कि पिछले वर्ष दोस्तों कितना था, 1.86 बिलियन डॉलर था और इसका ये तिगुना लगभग जो है इस साल तमिलनाडु ने इलेक्ट्रॉनिक निर्यात किए हैं। वहीं पे हम दूसरे स्थान की बात करते हैं दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश का है, जिससे देखा जाए 4.90 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है और दूसरे स्थान पे रहा है। इसी के बाद देखा जाए तीसरे स्थान की बात करें कर्नाटक, जिसने 4.52 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है। देखा जाए तमिलनाडु ने किन किन क्षेत्रों में जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित, जहां पे देखा जाए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे देखा जाए तो पेगाट्रॉन संबंधित जो कंपनी है, उन्होंने जो है तमिलनाडु को इलेक्ट्रॉनिक जो क्षेत्र है उसमें जो है चौथे स्थान से पहले स्थान में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किन कंपनियों ने दोस्तों, तो यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोगॉन जैसी कंपनियों ने। तो ये डेटा को कंपेयर करते रहिएगा, 2022 से 2023 की तुलना करिएगा। ध्यान रखिएगा 2022 में जहां महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में चौथे स्थान पे था, इस साल उसने तिगुना निर्यात करके पहला स्थान हासिल किया और उत्तर प्रदेश का जो स्थान दोस्तों पिछले वर्ष भी दूसरे ही स्थान पे था, इस वर्ष भी दूसरा स्थान रहा है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के मामले में। तो ये हमारा आज का पहला पॉइंट है दोस्तों। वीडियो को दोस्तों में शेयर करते रहिए और लाइक्स और कमेंट भी करते रहिए। और यहाँ पे देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है 2022 का नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों नीति आयोग ने जो है निर्यात, ठीक है, यहाँ पे किस तरीके की निर्यात से संबंधित राज्यों की तैयारी है, ठीक है, यानी कि ट्रेड से संबंधित किस तरीके की राज्यों ने अपनी तैयारी किया है, उस आधार पर नीति आयोग इन राज्यों की, ठीक है, क्या करता है, रैंकिंग जारी करता है। तो यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, उनके लिए जो है नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है दोस्तों नीति आयोग ने 2022 का। और ये जो है इस साल 2023 जो 22 में, यहाँ पे 2023 में जो जारी किया गया, ये तीसरा संस्करण था।
इस यहाँ पे जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं और रिपोर्ट को निर्णय लेने में कौन कौन सी चीजें सहायता करती हैं। तो इसमें सामर्थ्य की पहचान करने की भाई उस राज्य की कितनी सामर्थ्य है एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, ठीक है। इसी के साथ साथ कमजोरियों को भी दूर करने में उन राज्यों ने, यानी कि ट्रेड से संबंधित जो उनकी कमजोरियां था उनको दूर करने के लिए राज्यों ने किस तरीके के कार्य किए या केंद्र शासित प्रदेश ने। साथ ही साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है व्यापक विकास को बढ़ावा देने में जो क्षेत्र विशिष्ट अंतर्दृष्टि के साथ राज्यों को सशक्त बनाने का जो प्रयास किया गया, इन सब आधारों पर जो है ये रैंकिंग, ये सूचकांक जारी किया गया है। इसमें देखा जाए जो सूचकांक है उसको अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि राज्यों के आधार पे, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों जैसे कि तटीय राज्यों के आधार पे, स्थल रुद्र जिनकी जो है कोई सामुद्रिक सीमा नहीं उसके आधार पर रैंकिंग जारी किया गया, पहाड़ी राज्यों के आधार पर रैंकिंग जारी किया गया, छोटे राज्यों के शासित प्रदेशों के आधार पर रैंकिंग जारी किया गया। जिसमें राज्यों के प्रदर्शन, जिसमें हम तटीय राज्यों की बात करें तो जो शीर्ष प्रदर्शन में रहा है दोस्तों वो भी तमिलनाडु ही रहा है। तो जैसा कि हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के मामले में इस साल जो है तमिलनाडु पहले स्थान पे था। इसी के साथ साथ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी जो है तटीय राज्यों में देखा जाए तो पहले स्थान पे दोस्तों तमिलनाडु रहा है और उसके बाद देखा जाए महाराष्ट्र रहा है, फिर उसके बाद कर्नाटक का स्थान रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में दोस्तों, ठीक है, जो कि 2022 में जारी किया गया था और 2022 का दोस्तों 2023 में जारी किया गया है। तो यहाँ पे पिछले वर्ष दोस्तों जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में गुजरात पहले स्थान पे था, अब इस साल महाराष्ट्र हो गया है, ठीक है। लेकिन इस साल जो है जो इंडेक्स जारी किया गया गुजरात का जो है इस इंडेक्स में चौथा स्थान हो गया, जो कि पिछली बार पहला स्थान था। तमिलनाडु दोस्तों देखा जाए ऑटोमोटिव, ठीक है, और चमड़ा वस्त्र इलेक्ट्रॉनिक सामान के क्षेत्र में लगातार जो है तमिलनाडु पहले स्थान पे रहा है। वही बात करें दोस्तों पहाड़ी राज्य या फिर हम कह सकते हैं हिमालयी राज्यों के क्षेत्र में जो है जो राज्य है उनमें पहले श्रेणी पे कौन रहा है, तो यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जो पहाड़ी और हिमालयी राज्य में पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों वो उत्तराखंड ने हासिल किया है। इसके पास देखा जाए तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है, फिर मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम का स्थान आता है। इसी के साथ साथ स्थल रुद्र देश जो क्षेत्र है, यानी कि वो राज्य जिनकी कोई सामुद्रिक सीमा नहीं है, इनके आधार पे जो रैंकिंग जारी किया गया, तो ऐसे यानी कि भूमि से घिरे हुए क्षेत्रों में जो पहला स्थान हासिल किया है जिस राज्य ने, वो दोस्तों हरियाणा रहा है, ठीक है। हरियाणा ने हासिल किया है और इसने निर्यात क्षेत्र में जो है उसकी तैयारी को एक तरीके से अच्छा प्रदर्शन की तरफ इंडिकेट करता है कि भाई निर्यात क्षेत्र में हरियाणा ने स्थल रुद्र क्षेत्रों के हिसाब से एक अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद का जो स्थान आता है दोस्तों वो तेलंगाना आता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान का स्थान आता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश या फिर छोटे राज्यों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उसमें जो पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों गोवा ने किया छोटे राज्यों में। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों जम्मू कश्मीर का स्थान आता है, फिर दिल्ली, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फिर लद्दाख, ठीक है। इनका जो है दूसरे, तीसरे, पांचवें स्थान पे स्थान रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये कैटेगरी एग्जाम में पूछे गए इस तरीके के प्रश्न, इसलिए आपको यहाँ पे शामिल किया गया। अलग अलग कैटेगरी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इन्हें इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, थोड़ा सा गहराई से चीजों को देखिए, थोड़ा सा इन डेप्थ चीजों को समझने की कोशिश करिए और ठीक है। और यहाँ से आपको मैं कहूंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए चलिए। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है आज का कि भाई इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो मनाया गया 2023 उसका आयोजन किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, ठीक है। तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन दोस्तों बेंगलुरु में किया गया है। तो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की वृद्धि और विकास का समर्थन करने वाला एक गैर, ठीक है, लाभकारी संगठन है जिसका नाम है इंडिया स्टार्टअप फाउंडेशन। उसने दोस्तों 10 से लेकर के 12 अगस्त के बीच में बेंगलुरु में एक क्षेत्र है दोस्तों जिसका नाम है मुद्दनहल्ली, वहां पे जो है इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। ध्यान रखिएगा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है और इस साल इसका दूसरा संस्करण था। और इस स्टार्टअप फेस्टिवल का थीम क्या था, विषय क्या था, तो पिरामिड के निचले भाग में नवाचार, ठीक है, ये इसकी थीम थी, यानी कि इनोवेशन एट बॉटम ऑफ द पिरामिड इन रूरल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इस साल की थीम थी।
कार्यक्रम के दौरान देखा जाए दोस्तों, आकर्षक चर्चाओं में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित बातें की गई, शिक्षा क्षेत्र से फिनटेक, ठीक है, ग्रामीण नवाचार यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, एग्रीटेक, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर जो है उसमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके, फूड सेक्टर में यानी कि खाद्य क्षेत्र में टेक्नोलॉजी जैसे किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों को जो है चर्चा के दौरान, ठीक है, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों पर इस सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा अगला पॉइंट है कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट जिसका नाम है अम्मा कृषाई। दोस्तों ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एग्री चैटबॉट है जिसका नाम है अम्मा कृषाई और इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों उड़ीसा राज्य के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, ये किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा। तो उड़ीसा के दोस्तों जो राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल, उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए, ठीक है, कृषि क्षेत्र में भारत का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, चैटबॉट है जिसका नाम है अम्मा कृषाई, उसे लॉन्च किया। ये नाम ध्यान रखिएगा। अम्मा कृषाई दोस्तों किस तरीके से किसानों को सहायता प्रदान करेगा, तो ये चैटबॉट जो है किसानों को बेहतरीन कृषि पद्धति के बारे में अपडेट करेगा कि किस तरीके से नई नई कृषि पद्धतियां आ रही उनके बारे में ये बताएगा। साथ ही जो है जो सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र से संबंधित जो योजनाएं ला रहे उनके प्रति जागरूक करेगा। ठीक है, और तमाम जो कृषि क्षेत्र से संबंधित बैंकों की तरफ से ऋण दिए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी, इन ऋण उत्पादों के भी बारे में, जो लोन प्रोडक्शन है उनके बारे में भी ये चैटबॉट जो है किसानों को बताएगा। साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं हैं, 40 से अधिक जो कॉमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, जो कोऑपरेटिव बैंक है, उनके द्वारा जो कृषि क्षेत्र से संबंधित जो ऋण दिए जाते हैं उनके बारे में ये जो है चैटबॉट क्या करेगा, सूचित करेगा। ठीक है, और अगर हम देखें, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये भारत का पहला जो है एग्री चैटबॉट जिसका नाम है अम्मा कृषाई, वो लॉन्च किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करते हैं दोस्तों, देश के सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन को जो है शुरू किया गया है, यानी कि हर कोई तरीके से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरबीआई ने, ठीक है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है इस साल मार्च 2023 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों 2023 में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के दौरान, ध्यान रखिएगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया, और इसी सप्ताह के अवसर पे आरबीआई ने, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, इस सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल अभियान को जो है शुरू किया है। तो ये अभियान दोस्तों क्या करेगा, ये भारत में जितने भी लोग हैं उनको डिजिटल भुगतान के प्रति क्या करेगा, जागरूक करेगा, और जो डिजिटल भुगतान के उपयोग करता है उनको बनाने में आरबीआई का एक तरीके से प्रयास है, यानी कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्रति आरबीआई का ये एक प्रयास है। चूंकि इस अभियान को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के दौरान जो है शुरू किया गया, तो डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह दोस्तों कब मनाया जाता है, तो ये 6 से लेकर के 12 मार्च को बनाया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ इस अभियान का विषय क्या है दोस्तों, तो डिजिटल पेमेंट अपनाओ और भी औरों को भी सिखाओ, अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड ऑल्सो टीच अदर। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ये विषय पता होना चाहिए। डिजिटल भुगतान दोस्तों क्या होता है, यानी कि एक तरीके से जो हम नोट करेंसी ले रहते हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में होती, उनको एक तरीके से क्या करना, ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि जो डिजिटल भुगतान होता है वो एक तरीके का लेन देन का ही प्रणाली होती है, लेकिन वो एक डिजिटल माध्यम से यानी कि ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट किया जाता है। इसमें जो आप किसी को पेमेंट करते हैं, जो भुगतान करते हैं, वो कोई भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि वो पैसे के रुपए में आदान प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि वो ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यही दोस्तों डिजिटल जो है पेमेंट है, और इसी पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन आरबीआई के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। दोस्तों आरबीआई देश का, ठीक है, सेंट्रल बैंक है, ये बैंकों का बैंक होता है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो आरबीआई अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत किया गया था। कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। प्रारंभ जब इसका हुआ था दोस्तों, तो प्रारंभ में जो इसका हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, जैसे कि देश का भी जो कैपिटल थी वो पहले कोलकाता थी, बाद में जो है इसको जो है दिल्ली किया गया, इसके जो है कैपिटल को। उसी तरीके से प्रारंभ में जो आरबीआई का हेडक्वार्टर था दोस्तों वो कोलकाता में था, लेकिन 1933 में जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया दोस्तों, मुंबई में है, और तब से लेकर के अभी तक जो है
मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। प्रारंभ में दोस्तों इसमें निजी जो है संपत्तियां लगी हुई थी, निजी क्षेत्रों की पूंजी लगी हुई थी। आगे जाकर के 1 जनवरी 1939 को यानी कि आजादी के बाद 1949 में आरबीआई का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। ठीक है, वर्तमान में जिसको गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और आप मुझे बात करेंगे दोस्तों, बताएंगे कि इनके पहले गवर्नर कौन थे। ध्यान रखिएगा, पहले गवर्नर बताइएगा कौन था, और आजादी के बाद इसके पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा अगला पॉइंट है कि रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों उत्तराखंड। तो जो रेशम कीट से संबंधित जो उत्पादक है उनको जीवन बीमा देने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों उत्तराखंड बन गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तर भारत का जो राज्य है दोस्तों उत्तराखंड, ये रेशम के जो उत्पादक हैं उन उत्पादकों के लिए देश की पहली बीमा योजना शुरू किया है। राज्य के यानी कि जो उत्तराखंड के कृषि मंत्री दोस्तों गणेश जोशी, उनके द्वारा जो है रेशम कीट बीमा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया। और इस रेशम कीट बीमा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, जो राज्य के किसान हैं उन किसानों को, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और रेशम के उत्पादन को प्रभावित करने वाले जितने भी खतरे हैं, जितनी भी चुनौतियां, उनसे बचाव देना। ठीक है, तो रेशम उत्पादन से लगे हुए किसानों के लिए देश की पहली बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तों, वो कौन है, उत्तराखंड है। इसी के साथ साथ दोस्तों संगठित, ठीक है, लिकोरिस जिसे मुलेठी कहते हैं, उसकी खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है संगठित लिकोरेसी मुलेठी की खेती करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। जो मुलेठी होती है दोस्तों ज्यादातर आप लोग इस्तेमाल करते होंगे औषधि के तौर पे, जिन लोगों को जो है सर्दी खांसी जुकाम होता है, काढ़ा बनाते हैं तो उसमें भी मुलेठी का इस्तेमाल करते हैं। पेंडेमिक के भी दौरान काफी ज्यादा ये यूज हो रहा था, इवन मैंने खुद भी बहुत यूज किया था। मुझे भी कोरोना जब हुआ था कोविड के दौरान तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया था, और नो डाउट बहुत ज्यादा इसने मुझे हेल्प किया था। तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों देखा जाए, हिमाचल प्रदेश ने मुलेठी की जो है व्यावसायिक खेती शुरू किया है, और मुलेठी की, ठीक है, संगठित खेती करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों जो बना है वो बन गया है हिमाचल प्रदेश बन गया है। मुलेठी दोस्तों इसे अन्य नाम से लिकोरिस के भी नाम से जानते हैं, और ये स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है, और ये बरहमासी, ठीक है, झाड़ी होती है, एक तरीके से झाड़ी से ये मिलता है, और ये हर समय पाया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो क्या है, ग्लाइसिरिजा गलबट्टा। ठीक है, ग्लाइसिरिजा गलबट्टा है, और ये एक तरीके से इसके जो गुण होते हैं वो एंटीवायरल होते हैं, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और एंटी बैक्टीरियल गुण उसके होते हैं। इसमें देखा जाए पारंपरिक रूप से जो है आयुर्वेद में औषधि के रूप में इसे जाना जाता है और उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसे किस नाम से जाना जाता है, अष्टमधु के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से औषधि के रूप में भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मुलेठी का, और एक तरीके से जो है कल्टीवेशन, ठीक है, इसका जो है इस तरीके का ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन करने वाला जो पहला स्टेट बना है मुलेठी का, वो बन गया है हिमाचल प्रदेश। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका है दोस्तों जिसका नाम है सेंट्रल बैंकिंग, उसके द्वारा दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 दिया गया है दोस्तों। किसे दिया गया है, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। तो रिजर्व बैंक के दोस्तों जो गवर्नर है उनको अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन जिसका नाम है सेंट्रल बैंकिंग, उसके द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर हम देखें तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी जो है 2018 से है, और इन्हें ये जो पुरस्कार दिया गया इनके कार्यों के लिए, यानी कि जिस दौरान पूरा विश्व कई सारे युद्धों से घिरा हुआ है, यूक्रेन रशिया के वार की वजह से जो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बढ़ी, महामारी के दौरान जो मुद्रास्फीति बढ़ी है उसके वजह से जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, उस दौरान ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में जो इन्होंने कार्य किया है, ठीक है, देश की जो है अर्थव्यवस्था में इन्होंने योगदान दिया है, इसके लिए जो है ये इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार। किसे दोस्तों, शक्तिकांत दास जी को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो संकट में जो है जिस तरीके से इन्होंने वित्तीय बाजारों को चलाया है, इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा इन्हें 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखेंगे दोस्तों डीजीसीए से लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन बनी है दोस्तों, तो ये रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी जिसका नाम है, ठीक है, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, माफ करिएगा,
तो यहाँ पे दोस्तों यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जो है एक रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, उसके जो है ड्रोन उत्पाद यानी कि इसका नाम है डोपो, जिसे हम डीओपीओ कहते हैं, उसके लिए जो है नागरिक उड्डयन निदेशालय ने टाइप प्रमाण प्राप्त हुआ है और ड्रोन लाइसेंस पाने वाली ये देश की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहयोगी कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, ये जो डोपो है जिसे ये एक बहुउद्देशीय ड्रोन है जिसको जो है बनाया गया है रतन जो एंटरप्राइजेस के सहयोगी कंपनी के द्वारा, और इस ड्रोन जो कि बहुत सारे उद्देश्यों को ये पूर्ति करती है, जिसमें ये सर्वेलेंस यानी कि सर्वेक्षण का काम करती है, मैपिंग का भी काम करती है, निरीक्षण भी करती है, कृषि निगरानी, आपदा प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में ये कार्य करती एक तरीके से बहुउद्देशीय ड्रोन है, जिसे जो है ये और जो लाइसेंस प्रदान किया गया डीजीसीए के द्वारा। तो डीजीसीए से लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी दोस्तों थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, अगला है हमारा लीप अहेड पहल। ठीक है, लीप अहेड जो इनिशिएटिव है जो कि अभी हाल फिलहाल में नवंबर 2023 में शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, लीप अहेड का पूरा नाम क्या है दोस्तों? त्वरित विकास और आगे बढ़ने की दिशा में तकनीकी उद्यमों के लिए लॉन्च पैड, यानी ठीक है, यानी कि लॉन्च पैड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर टूवर्ड एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पायनियरिंग अहेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लीप अहेड पहल जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, और लीप अहेड पहल का जो है शुरुआत किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यह पहल देखा जाए उन तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी जो स्केलिंग चरण, विकास चरण या फिर उत्पाद विविधीकरण के चरण में है और नए भौगोलिक स्थानों में विस्तार की योजना बना रहे। तो वो नए स्टार्टअप जो भी अपने आप को विकास की तरफ अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए लीप अहेड पहल जो है काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। इस पहल में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया और द इंडस एंटरप्रेन्योर का जो है एक संयुक्त सहयोग है और नए नए जो स्टार्टअप्स होंगे उनको जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी, फंडिंग मिलेगी, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग सहायता मिलेगी। 3 माह तक का उनको मेंटरशिप का प्रोग्राम के तहत जो उनको मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा और इस तरीके से भारतीय जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें जो है एक तरीके से बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, उसको विकास करने का प्रयास जो है योगदान देगा ये लीप अहेड पहल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि यहाँ पे ई बैंकिंग गारंटी प्लेटफॉर्म वाला पहला जो है विदेशी बैंक बन गया है, वो हांगकाई संघाई बैंक कॉर्पोरेशन यानी कि HSBC बैंक बन गया है, ई बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म वाला पहला विदेशी बैंक। तो HSBC इंडिया जो है वो व्यापार वित्त के डिजिटलीकरण की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवा शुरू की है और इस तरह की सुविधा करने वाला, इस तरह की सुविधा प्रदान करने वाला HSBC इंडिया जो है ये पहला विदेशी बैंक बन गया है जो कि नेशनल गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से शुरू हुआ है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है ई बैंक गारंटी, जो बैंक को गारंटी दिया जाता है, बैंक को जो है गारंटी प्रदान करती है, उसके लिए एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ठीक है, और इस तरह का ये पहला बैंकिंग जो है पहला विदेशी बैंक बना है HSBC। इसी के साथ साथ आज का हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है किसने दोस्तों? सिटी यूनियन बैंक ने। तो दोस्तों सिटी यूनियन बैंक ने देश का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हम लोग बायोमेट्रिक जो है आंखों से और फिर जो है थंब से जो इम्प्रेशन होता है उसके थ्रू जो है अपना एक तरीके से ऑथेंटिकेशंस वगैरह जो होती है बैंकिंग ऐप के माध्यम से हम उसको लॉन्च। इसमें क्या होगा कि वॉइस जो है आपकी आवाज सुन करके एक तरीके से जो है प्रमाणित करेगा दोस्तों ये ऐप, और इस तरह का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप जो लॉन्च किया है वो सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। तो सिटी यूनियन बैंक दोस्तों जिसने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है जो सुरक्षा सुधार के लिए जो है इसका उपयोग करती है, और ये सुविधा जो उसके इस बैंक से संबंधित जो ग्राहक हैं उन ग्राहकों को उनके खाते में लॉगिन करते समय सुरक्षा की अतिरिक्त जो है परत प्रदान करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भारत का जो पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया वो किसने किया है? सिटी यूनियन बैंक ने किया। इसी के साथ अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि श्रमिकों के हक में लेबर सेस यानी कि उपकर, यानी कि करों के ऊपर जो कर लगता है उसे हम सेस कहते हैं, और करों के जो सेस के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है दोस्तों, वो बिहार बना है। तो जो श्रमिक के हक में, ठीक है, तो एक तरीके से आपको जो है जो भी सेस है उस सेस का भुगतान करने के लिए एक तरीके से पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से जो श्रमिक हैं वो लेबर सेस जो है उसको वो ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे, और इस तरह की सुविधा देने वाला देश का पहला जो राज्य बना है वो बिहार बना है। तो बिहार जो है, बिहार की राजधानी पटना जो है, लेबर सेस का भुगतान वहां पे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा, और बिहार जो है इस तरह का, ठीक है, जो है सेस के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लेबर सेस के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला जो राज्य बना वो बिहार बना है। अगला दोस्तों एफएटीएफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल एफएटीएफ काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, स्पेशली देखिए जब एफएटीएफ की सदस्यता से निलंबित किया गया रूस को, लगातार जो एफएटीएफ चर्चा में रहा है। पाकिस्तान जैसा कि ग्रे लिस्ट में है, उसको बार बार वार्निंग देने के दौरान भी एफएटीएफ काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए जो है अध्यक्ष बने हैं, सिंगापुर के रहने वाले हैं टी राजकुमार। ठीक है, तो टी राजकुमार जो कि एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं, इसके बाद से चर्चा में आ गया है। तो ये दुनिया की दोस्तों एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म, ठीक है, फाइनेंसिंग एजेंसी है जिसका नाम है एफएटीएफ, और एफएटीएफ के नए जो है अध्यक्ष बने हैं दोस्तों वो सिंगापुर के, ठीक है, टी राजकुमार बने। इन्होंने दोस्तों 1 जुलाई से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई से अपने पद को जो है ग्रहण किया, 1 जुलाई 2023, और ये 2 सालों के लिए 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। और इन्होंने जो है एफएटीएफ का जब पूर्ण सत्र था उस दौरान जो है इन्होंने अपने जो है इनको चुना गया, किसके स्थान पे, तो जर्मनी के दोस्तों डॉक्टर मार्कस प्लियर हैं, उनके स्थान पे जो है इनको चुना गया, ये ध्यान रखिएगा। एफएटीएफ की दोस्तों बात करें तो ये एफएटीएफ दोस्तों जो कि वैश्विक जो मनी लॉन्ड्रिंग है यानी कि काले धन को जो सफेद करने की क्रिया होती है, ठीक है, उन पर ही कंट्रोल करता है, और आतंकवाद को जो है, जो देश किसी अगर आतंकवाद को वित्त पोषित करते हैं, आतंकवादियों को वित्त पोषित करते हैं या फिर ऐसी चीजों पे जो है निगरानी रखने वाली ये संस्था है। और इस संस्था की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1989 में किया गया था, G7 देशों के द्वारा पेरिस में किया गया था। तो पेरिस में इन G7 देशों की एक बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान जो है एफएटीएफ का गठन किया गया था। वर्तमान में देखा जाए एफएटीएफ में कितने सदस्य दोस्तों, 39 सदस्य हैं, जिसमें से जो क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद जो है उनको लेकर के 39 सदस्य हैं। क्या भारत भी इसका सदस्य है? हाँ जी, प्रारंभ में 2006 में भारत जो है एफएटीएफ का पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ था। फिर आगे चल करके जो है 2010 में एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये पूर्ण सदस्य हो गया भारत। इसका सचिवालय कहाँ है दोस्तों, तो पेरिस में ही है, जहां पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, ओईसीडी का, ठीक है, जहां पे हेडक्वार्टर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट का जहां पे हेडक्वार्टर है, उसी बिल्डिंग में इसका भी हेडक्वार्टर है, सचिवालय है दोस्तों एफएटीएफ का, ठीक है, पेरिस में है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे कि कौन सी ग्रे लिस्ट है, कौन सी ब्लैक लिस्ट है, कौन से देश ग्रे लिस्ट में शामिल है, कौन से देश जो है ब्लैक लिस्ट में, हम आगे देखते रहेंगे। यहाँ पे इसी के साथ साथ हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों की आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी स्वीकार करने वाली पहली जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी है दोस्तों, वो कौन सी बनी है, तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो कि आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी को स्वीकार करने वाली पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने देखा जाए प्रीमियम भुगतान के लिए आरबीआई के जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसका नाम है ई रुपया, उसको जो है स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बन गई है, ठीक है। तो जो बीमा करता होंगे, ठीक है, वो जो है बैंक के ई रूपी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल मोड में प्रीमियम के संग्रह की सुविधा के लिए एस बैंक के साथ साझेदारी किया है, ठीक है। तो बीमाकर्ता ने जो है एस बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया है, ठीक है, किसका भुगतान करने के लिए, जो प्रीमियम होगा उसका भुगतान करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई आरबीआई की जो सेंट्रल बैंक जो है डिजिटल करेंसी ई रूपी को स्वीकार करने वाली पहली जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी है, वो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बनी है। इसी के साथ साथ बात करते हैं सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम। दोस्तों जो मंत्रालय है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, ये मंत्रालय ध्यान रखिएगा। इस मंत्रालय ने दोस्तों
ठीक है, इस मंत्रालय के तहत कार्यरत एक निगम है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। उसने जो है सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम शुरू किया है। किसके साथ सहयोग करके? तो कोका कोला इंडिया के साथ सहयोग करके। तो सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम जो शुरू किया गया है वो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ किया गया है, कोका कोला इंडिया के सहयोग से। और राष्ट्रीय कौशल विकास जो है किसके तहत कार्य करता है ये निगम? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम, ये ध्यान रखिएगा ये कौशल भारत जो मिशन है उसी का ये हिस्सा है। और इससे जो है सहयोगी पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो उड़ीसा राज्य और जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहां पे जो खुदरा यानी कि जो रिटेल क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं उन खुदरा क्षेत्र को मजबूत करना, रिटेलर्स क्षेत्र को क्या करना? मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। इसमें क्या किया जाएगा? इस कार्यक्रम में छोटे और सूक्ष्म जो खुदरा विक्रेता हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उन्हें लगातार विकसित हो रहे जो खुदरा क्षेत्र है उनमें आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उससे जो है उनको एक तरीके से वाकिफ कराया जाएगा, उससे वो प्रदान किया जाएगा, जिससे कि इनसे संबंधित जो छोटे रिटेलर क्षेत्र से संबंधित जो छोटे सूक्ष्म रिटेलर्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा दोस्तों सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम जो कि कौशल भारत मिशन का एक हिस्सा है, तो आइए कौशल भारत के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने जो है 2015 में, ठीक है, कौशल इंडिया मिशन जिसे हम स्किल इंडिया मिशन कहते हैं उसको लॉन्च किया था। और उद्देश्य क्या था? देश को जो है आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य था। इस पहल के उद्देश्य में देखा जाए व्यापक कौशल विकास प्रशिक्षण का जो है कार्यक्रम बनाना, कार्यान्वित करना था, जो कि उद्योग की मांगों और कौशल आवश्यकताओं के बीच अंतर को पाटने में मदद करेगा और इसलिए बड़े पैमाने पर जो है देश का विकास करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्किल इंडिया मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसी प्रोग्राम के तहत सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। आज का हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों कि फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 कंपनी की सूची जारी की गई है। हम बात करेंगे कौन सी भारतीय कंपनियां जो इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे प्रतिष्ठित जो है व्यावसायिक पत्रिका है दोस्तों फोर्ब्स, उसके द्वारा जून 2023 में, ठीक है, द ग्लोबल 2000 कंपनी की सूची जारी की गई। इसमें देखा जाए भारत के जो मुकेश अंबानी है उनकी जो कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और बिजली उत्पादन कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है एनटीपीसी लिमिटेड, उसको भी शामिल किया गया। टोटल कितनी कंपनियां इसमें शामिल की गई हैं दोस्तों? इस फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जो ग्लोबल 2000 कंपनीज की सूची जारी किया गया, इसमें कुल जो है 55 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें से देखा जाए मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कौन से स्थान पे? तो 45वें स्थान पे, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष देखा जाए तो 53 प्लेस पे थी। अब उसने 8 स्थानों को सुधार करके इस साल जो है 45वां स्थान हासिल किया है। और ये किसी भी भारतीय कंपनी का सर्वोच्च स्थिति, यानी कि अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये पहला स्थान रखता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 2000 कंपनियों में 45वें स्थान पे आती है। फोर्ब्स के द्वारा जो ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची जारी किया गया उसमें 4 मैट्रिक्स किन आधारों पे जो है ये कंपनियों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो बिक्री के आधार पे, लाभ के आधार पे, संपत्ति और बाजार मूल्य, इन सब को जो है इन मैट्रिक्स का उपयोग करके विश्व की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको ये रैंकिंग प्रदान किया गया है। इस रैंकिंग में पहला स्थान दोस्तों जो हासिल किया है वो 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है जिसका नाम है जेपी मॉर्गन बैंक, उसने जो है पहला स्थान किया है हासिल। वही सऊदी तेल कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है अरामको, उसको जो है दूसरा स्थान मिला है। वही देखा जाए ये जो वॉरेन बफेट की, ठीक है, वर्कशायर है हैथवे, उसको जो है पिछले वर्ष सूची में सबसे वो ऊपर थी। और इस बार देखा जाए निवेश पोर्टफोलियो में अवास्तविक नुकसान के कारण देखा जाए इस साल जो है इसको स्थान मिला है वो 338 मिला है। और टेक दिग्गज जो है अल्फाबेट है उस सूची में 7वें स्थान पर है और एप्पल दोस्तों 10वें स्थान पर रहा है। भारत की और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस सूची में शामिल की गई हैं? तो यहाँ पे जो है एसबीआई यानी कि देखा जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 77वां स्थान मिला है, एचडीएफसी बैंक को 127वां स्थान मिला है, आईसीआईसी बैंक को दोस्तों 163वां स्थान मिला है। वही प्राकृतिक गैस जो है निगम उसको 126वां स्थान मिला है। एचडीएफसी यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी
जो है उसको 132वां स्थान मिला है। एसआईसी को दोस्तों 163वें स्थान पे, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 238वां स्थान मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण दोस्तों कंपनियां हैं जिनको ये स्थान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे हमने बात किया फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची। शीर्ष भी ध्यान रखिएगा, भारत की कंपनी में कौन सा पहला स्थान हासिल किया वो ध्यान रखिएगा, ओवरऑल रैंकिंग में उसका कौन सा स्थान है ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं निजी क्षेत्र की भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची जारी किया गया, यानी कि हुरून सूची 2022, जिसमें निजी क्षेत्र की सबसे मूल्यवान कंपनियों की हुरून सूची 2022 है। तो यहाँ पे देखा जाए बरगंडी प्राइवेट के साथ जो है हुरून इंडिया ने जून 2023 में निजी क्षेत्र की सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनी की सूची जारी किया है, और इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्री है दोस्तों वो 16.3 लाख करोड़ की वैल्यू के साथ देश की टॉप 500 कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर रही है। वहीं 1108 करोड़ रुपए के जो है बाजार मूल्य के साथ यहाँ पे नोयो नाटो जो टीसीएस सर्विसेज है दूसरे स्थान पे रही। उसके बाद एचडीएफसी बैंक देखा जाए दोस्तों 9.4 लाख करोड़ रुपए के साथ बाजार मूल्य के साथ तीसरे स्थान पे रही है। भारत में जो 500 सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं उनमें जो जितनी भी टोटल वैल्यू है इस साल उसमें 6.4% की कमी देखी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों निजी क्षेत्र की जो सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं हुरून सूची में, उसमें पहला स्थान रिलायंस इंडस्ट्री को मिलता है 16.3 लाख करोड़ की वैल्यू के साथ। और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए कर्नाटक को 363 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है। तो कौन से राज्य को विश्व बैंक ने स्वच्छ जो पेयजल आपूर्ति के लिए 363 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है, तो वो है दोस्तों कर्नाटक, ये ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक में दोस्तों जो कर्नाटक के 20 लाख ठीक है ग्रामीण परिवार हैं, उनके घरों में नल से स्वच्छ जल की आपूर्ति करने के उद्देश्य से जो विश्व बैंक है दोस्तों उसके जो कार्यकारी निदेशक मंडल ने राज्य में 363 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है वो मंजूर किया है। राज्य में दोस्तों लगभग देखा जाए 77% जो क्षेत्र है वो शुष्क, यानी कि वहां पे जो है सूखा है या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र है। वहां पे जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा की काफी ज्यादा कम वर्षा होती है, जिसकी वजह से वहां पे सूखा या फिर कभी कभी वो क्षेत्र बाढ़ के भी चपेट में आ जाते हैं। तो एक तरीके से वहां पे अनिश्चितता बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में भूजल की कमी हो जाने, सूखा वजह से और पानी की गुणवत्ता भी लगातार खराब हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए जो है कर्नाटक की सरकार ने ठीक है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है कर्नाटक टिकाऊ ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम। और इसी कार्यक्रम को सहायता देने के लिए 363 मिलियन डॉलर का जो ऋण प्रदान किया गया वो विश्व बैंक के द्वारा किया गया। और इस कार्यक्रम के तहत नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने की कर्नाटक सरकार की महत्वाकांक्षी जो प्रयास है उसको सहायता करना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व बैंक ने जो स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए कर्नाटक को 363 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। अब आपकी जिम्मेदारी दोस्तों क्या करना, आज आपका होमवर्क ये है कि वर्ल्ड बैंक के बारे में देखना और आप मुझे बताएंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इस साल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिनका नाम है ठीक है अजय बंगा, वो ठीक है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। और आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, आप थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में सेल्फ स्टडी करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ठीक है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, डेली यहाँ पे जो रिवीजन का जो करंट अफेयर का पीडीएफ है दोस्तों वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा जल्दी। आप परेशान नहीं हुए, क्लासेस को रेगुलर देखिए, फॉलो करिए, पॉइंट जो है उनको देखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेशन से जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों।